हेलो, जय हिंद दोस्तों। आज से हम लोग पढ़ाई की एक नई शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, पढ़ाई की एक नई श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है वर्ल्ड मैप। इस श्रृंखला में हम लोग पूरे वर्ल्ड के मैप को एकदम निचोड़ लेंगे। ठीक है, हर देश के बारे में एक छोटी छोटी जानकारी जान लेंगे कि कौन सा देश कहाँ स्थित है। ठीक है, लोकेशन उसकी कहाँ है और इस देश के बारे में क्या खासियत है। पहाड़, पर्वत, नदियाँ, मरुस्थल जितने भी हैं सब पढ़ेंगे। ठीक है, पूरी इस वर्ल्ड मैप की श्रृंखला में बस आपको करना क्या है, इससे हमेशा जुड़े रहना है जब तक ये चले। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं पहले ये जान लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले पढ़ेंगे महाद्वीप के हिसाब से। जैसे पहले एशिया महाद्वीप पढ़कर ख़त्म कर देंगे। ठीक, एशिया महाद्वीप के बाद यूरोप पढ़ लेंगे, फिर अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, इस तरह से पढ़ करके इसे पूरा समाप्त नस्तिनाबूद कर देंगे, पढ़ लेंगे। ठीक है, अब पहले एशिया पढ़ेंगे। ठीक है, एशिया को भी हम लोग अलग अलग भागों में बांट कर पढ़ेंगे। जैसे पहले सार्क वाली कंट्री को पढ़ लेंगे। ठीक है, सार्क कंट्री को पढ़ लेंगे। फिर इधर आसियान कंट्री को पढ़ लेंगे। ठीक है, इधर सार्क में 8 देश, आसियान में 10, इस तरह से 10-18 देश इससे क्लियर हो गए। फिर इसके बाद ऊपर की ओर बढ़ेंगे, जापान, चाइना, मंगोलिया, रूस, ताइवान, सब हर एक देश को पढ़ेंगे और पढ़ को पूरा ख़त्म कर देंगे। ठीक है, और कोई भी देश की कोई लोकेशन पूछेगा डायरेक्ट आप लोग बताएंगे हाँ ये देश यहाँ है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं और शुरू कहाँ से करेंगे, एशिया महाद्वीप से। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एशिया महाद्वीप, पहले इसके बारे में बेसिक बातों को जान लेते हैं। देखिए, एशिया महाद्वीप जो है पूरे वर्ल्ड के पूर्व में स्थित है। ठीक है, वर्ल्ड मैप देखेंगे जब ऐसे लोग आप लोग वर्ल्ड मैप, तो इस साइड स्थित है एशिया। ठीक है, तो एशिया के बारे में पहले बेसिक बातें जान लेते हैं। देखिए, एशिया महाद्वीप को कहा जाता है सभ्यता का पालना। सभ्यता का पालना ई का होता है। सभ्यता का पालना मतलब कि एशिया महाद्वीप ही ऐसा है जहाँ सभ्य लोगों की शुरुआत हुई। जैसे मानो तो सबसे पहले आ गए थे कहाँ, अफ्रीका में आ गए थे। ठीक है, वो अफ्रीका में हम बताएंगे। ठीक है, मानव सबसे पहले अफ्रीका में आए थे, लेकिन जो सबसे पहले सभ्यता की शुरुआत हुई, यानी कि सभ्य लोग, और मतलब सभ्य लोग मतलब यहाँ पे जो सभ्यता रहने खाने की एक श्रृंखला, एक क्रम स्टार्ट हुआ, वो एशिया महाद्वीप से हुआ। कैसे, जैसे यहाँ पर कौन, सिंधु घाटी सभ्यता पनपी थी। फिर उसके बाद इधर हांगू की सभ्यता। ठीक है, और इधर मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, जितनी भी सभ्यताएं हुई सबसे पहले एशिया महाद्वीप में हुई। इसलिए एशिया महाद्वीप को कहा जाता है सभ्यता का पालना। ठीक, इतना चीज़ तो हम लोगों ने जाना। अब और थोड़ा जानते हैं। देखिए, एशिया महाद्वीप 3 ओर से प्रायद्वीपों से घिरा होता है। प्रायद्वीप, ये कैसा नया शब्द आ गया? अरे भैया, नया शब्द नहीं है, समझिए। प्रायद्वीप, देखिए ऐसा क्षेत्र जो 3 ओर से जल से घिरा हो। 3 ओर से, जैसे अपने भारत का नीचे वाला हिस्सा देखते हैं ना, सुनते होंगे प्रायद्वीपीय भारत का पठार, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत, तो प्रायद्वीप मतलब क्या? प्रायद्वीप मतलब ऐसा क्षेत्र जो 3 ओर से जल से घिरा, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, तो प्रायद्वीप का अब जैसा भी ख्याल आएगा तो आप समझ जाएंगे प्रायद्वीप मतलब क्या होता है। ठीक, प्रायद्वीप समझ में आया। तो ऐसे ही पूरी एशिया में 3 प्रायद्वीप पाए जाते हैं। पहला तो ये हो गया अपने दक्कन वाला एरिया। ठीक है, दक्कन का प्रायद्वीप। और दूसरा जो प्रायद्वीप है, अरब का प्रायद्वीप। इधर जितने भी सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, ठीक है, ये सब जो हैं अरब कंट्री हैं, अरब देश इनको कहा जाता है। तो दूसरा हो गया अरब का प्रायद्वीप। ये भी देखिए 3 ओर से जल से घिरा है। इधर से रेड सी से, इधर से फारस की खाड़ी, और इधर से अरब सागर। ठीक है, तो दो प्रायद्वीप हम लोगों ने निपटा दिया। अब तीसरा जो है ये है दक्कन का दक्कन कर रहे हैं यहाँ, इंडो चाइना। ठीक है, इंडो चीन का प्रायद्वीप, ये भी देखिए 3 ओर से जल से घिरा है। ठीक है, तो तीन हम लोगों ने प्रायद्वीप देख लिया, दक्कन प्रायद्वीप और अरब का प्रायद्वीप और इधर इंडो चीन का प्रायद्वीप। ठीक, तो 3 चीज़ तो हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अब इसके बाद देखते हैं आगे। देखिए, एशिया जो है यूरोप से सटा हुआ है। ठीक है, लेकिन फिर इसे अलग महाद्वीप क्यों कहते हैं? क्योंकि जो एशिया के लोगों का इधर का रहन सहन, खान पान, और इधर का, ठीक है, लोगों के रहने की स्टाइल, ठीक है, वो पूरी तरफ से यूरोप से भिन्न है। तो पहले हम लोग यूरोप महाद्वीप में, यानी कि पूरे वर्ल्ड के मैप में चलते हैं एक बार। देखिए, हम आ चुके हैं पूरे वर्ल्ड के मैप में। ठीक है, तो ये है पूरे वर्ल्ड का मैप। इधर वाला हिस्सा एशिया है, यह है यूरोप। ठीक है, एशिया को यूरोप से क्या अलग करता है? देखिए, यहाँ पर है एक यूराल पर्वत। ठीक है, यूराल पर्वत है, और यहाँ पर है कैस्पियन सागर, यह दिख रहा होगा पानी वाला। ठीक है,
यहाँ पर है कैस्पियन सागर, ठीक है, यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, और यहीं पर है काकेकस पर्वत। काकेकस पर्वत ये कैसा पर्वत है? देखिए छोटा सा पर्वत है, इसके किनारे 3 देश स्थित हैं। कौन? जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। तो एशिया को यूरोप से कौन सा क्या अलग करता है? काकेकस पर्वत, और यहाँ पे कैस्पियन सागर और यूराल पर्वत। यूराल पर्वत के बगल में यूराल नदी भी बहती है, ठीक है। तो एशिया को यूरोप से कौन अलग करता है? यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर और काकेशस पर्वत, ठीक है। अब पूछा जाएगा तो बता ही देंगे एशिया को यूरोप से कौन अलग करता है, ठीक है। अब फिर से हम लोग वापस अपने नक्शे में चलते हैं, एशिया के नक्शे में, ठीक है। तो वापस हम लोग आ चुके हैं एशिया के नक्शे में, ठीक है। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं भारतीय उपमहाद्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय ये तो महाद्वीप है, तो ये उपमहाद्वीप क्या है? देखिए भारतीय उपमहाद्वीप किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा हिमालय पर्वत के बारे में, तो सभी जानते होंगे, ठीक है। यहाँ पर है हिमालय पर्वत, ठीक है, हिमालय पर्वत यहाँ पर है, और हिमालय पर्वत पश्चिम में जाकर मुड़ गया है, ठीक है। थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर है हिमालय पर्वत, और हिमालय पर्वत पश्चिम में जाकर मुड़ गया है पाकिस्तान के पास से, ठीक है। जब यहाँ पर मुड़ा है तो इसे कहा जाता है हिंदू कुश पर्वत, ठीक है, हिंदू कुश पर्वत। और इधर हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत पूर्व में आकर के यहाँ म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश के बाहर यहाँ से भी मुड़ गया है, ठीक है। देखिए हिमालय पर्वत ऐसा है, ठीक है। और एक हिस्सा इसका चल जाता है अफगानिस्तान में, इसे कहते हैं सुलेमान पर्वत, ठीक है। तो हिमालय पर्वत हम लोगों ने देखा, और ये हिमालय पर्वत और इधर से हिंदू कुश पर्वत दोनों जाकर के आपस में टकरा जाते हैं। टकरा क्या जाते हैं मतलब मिलते हैं, ठीक है। मिलते हैं तो यहाँ एक बहुत बड़ी गांठ का निर्माण होता है, और इस गांठ को ही क्या कहते हैं? पामीर का पठार। पामीर का पठार इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है कि यहाँ से खड़ा होना पूरा विश्व दिखता है, ठीक है। पूरा विश्व यानी कि पूरी दुनिया दिखती है। इसकी वजह से इसे कहा जाता है, क्या कहा जाएगा? दुनिया का छत, यानी कि ऐसा छत जिस पे से खड़ा होकर पूरी दुनिया दिखाई दे दे, तो इसे कहते हैं पामीर का पठार, ठीक है। इसे दुनिया की छत भी कहते हैं। यहाँ पर भी है एक पठार, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कौन सा पठार है? पामीर का पठार, ठीक है। अब भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश आते हैं? तो देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में ऐसे तो घिर गया, अब इसके अंदर जितने देश होंगे उसे भारतीय उपमहाद्वीप का देश कहेंगे। तो देखिए कौन कौन देश आते हैं। पहला आता है भारत, ठीक है, और दूसरा आता है पाकिस्तान, तीसरा आता है नेपाल, चौथा आता है भूटान, पांचवा आता है बांग्लादेश। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश हो गए? 5। कौन कौन से? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। कौन कौन से? भारत, एक बार मिटा देते हैं, ठीक है। बताइए कौन कौन देश? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अरे अफगानिस्तान कहाँ आएगा? देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश? भारत, पाकिस्तान, ठीक है, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश आते हैं? पाकिस्तान देश, मतलब 5 देश। अब देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा था? यहाँ पर था हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत पूर्व में जाकर मुड़ गया, पश्चिम में जाकर मुड़ गया, ठीक है। अब लेकिन देखिए आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, हिंदू शब्द। हिंदू शब्द, हिंदू किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हिंदू कुश पर्वत है, और हिंदू कुश पर्वत के इस पार रहने वाले लोगों को हिंदू कहा गया, सभी को। हाँ देखिए पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, जितने भी अंदर इनके अंदर रहने वाले लोगों को हिंदू कहा गया, बाद में ये बढ़ गया, ठीक है। तो इनको हिंदू कहा गया। देखिए हिंदू कोई धर्म नहीं है, धर्म, हाँ धर्म क्या है? धर्म सनातन धर्म है। सनातन धर्म विश्व का सबसे पुराना धर्म है, ठीक है। और इसकी शुरुआत यानी कि इसकी स्थापना, इसके प्रवर्तक कौन थे? तो भगवान श्री कृष्ण थे, ठीक है। और हिंदू इसके अंदर रहने वाले लोगों को हिंदू कहा गया, ठीक है। और बाद में न बट के यहाँ पाकिस्तान हो गया, इधर बांग्लादेश, ठीक है। तो इसके अंदर रहने वाले लोगों को हिंदू कहा गया। और सबसे पुराना धर्म कौन सा है? सनातन धर्म, ठीक है। और इधर हिंदू क्यों कहा जाने लगा? इधर सिंधु नदी बहती है, तो इधर से जितने भी यूरोपीय आए, तो यूरोपीय जो थे हिंदी भाषा को अनुवाद नहीं कर पाते थे, ठीक है। यूरोपीय या अरब वाले जितने भी आए सिंधु को सिंधु नहीं कर पाते थे, सिंधु कहते थे हिंदू, हिंदू, सिंधु को हिंदू हिंदू कहते कहते तो सिंधु शब्द से ही हिंदू शब्द की उत्पत्ति हुई, ठीक है। तो अब तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश हैं? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान,
बांग्लादेश। ठीक है, तो भारतीय उपमहाद्वीप वाला पूरा किस्सा तो समझ में आ गया। ठीक है, अब एक एक देश को उठाकर देखते हैं और उसके बारे में पूरी डिटेल से समझते हैं। देखिए यहाँ पर दो देश दिखेगा, दो द्वीप दिखेगा छोटा छोटा, एक है डियागो गार्सिया और एक यहाँ पर दिखेगा चागोस आर्कीपिलागो। ठीक है, कौन कौन सा? डिएगो गार्सिया और चागोस आर्कीपिलागो। डियागो गार्सिया जो यहाँ पर दिख रहा है, डियागो गार्सिया जो है हिंद महासागर का, मतलब हिंद महासागर में स्थित है और इस पर यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन मतलब वही इंग्लैंड जो भारत पर शासन किए थे। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रिटेन और अमेरिका की मिलीजुली सेना यहाँ पर रहती है और सेना के साथ साथ इन लोगों के फाइटर जहाज वगैरह भी यहाँ पर रहते हैं। इतनी बड़ी मात्रा में सेना रहती है कि ये लोग चाहें तो पूरे मतलब विपरीत परिस्थिति में पूरे एशिया पर कंट्रोल रख सकते हैं। ठीक है, तो डियागो गार्सिया क्या है? एक द्वीप है। एक बार पेपर में आया था डियागो गार्सिया क्या है, तो ऑप्शन क्या क्या दिया था? पहला ऑप्शन दिया था कीटनाशक, दूसरा ऑप्शन दिया था जानवर का नाम। ठीक है, तीसरा ऑप्शन दिया था द्वीप, इसी तरह करके दिया था। तो अब डियागो गार्सिया का नाम आएगा तो क्या लगाएंगे? डियागो गार्सिया क्या है? एक द्वीप है। कहाँ पर स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है, अब हम लोग सार्क कंट्री के बारे में देखते हैं। ठीक है, अब सार्क क्या है? तो सार्क देखिए, पहले इसे इधर देखिए, यह है ईस्ट, यह है वेस्ट, यह है नॉर्थ, यह है साउथ। ठीक है, तो सार्क मतलब होता है, सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, तो हम लोग सार्क देश के बारे में देखते हैं। अब सार्क देश में कितने कंट्री हैं? सार्क देश में 8 कंट्री है। अब देखिए सार्क का नाम आते ही कैसी फीलिंग आती है? सार्क मतलब फुल फॉर्म क्या होगा? साउथ मतलब दक्षिण। अब देखिए भाई दक्षिण में तो यही ना है, देखिए अब देखिए अगर दक्षिण अगर ऐसे चीना खींच दिया जाए तो दक्षिण वाला हिस्सा यही है, यानी कि जितने भी देश होंगे दक्षिण के ही होंगे। ठीक है, यानी कि इस वाले हिस्से के ही सब देश होंगे। ठीक है, तो एशिया के दक्षिण वाले देशों ने मिल करके एक संगठन बना लिया। ठीक है, क्यों संगठन बनाया? कि अरे भाई कोई भी परिस्थिति आए तो हम लोग अपने में आपस में सहायता करेंगे। तो एशिया के दक्षिण वालों के लोगों ने मिल करके एक संगठन बनाया और इस संगठन को ही कहा गया सार्क, क्योंकि एशिया के दक्षिण वाले देशों ने मिलकर संगठन बनाया था और इस संगठन को कहा गया सार्क। ठीक है, तो सार्क में कितने देश आते हैं? सार्क में आते हैं 8 देश। रटने की जरूरत नहीं है, अभी अब से ठीक 5 मिनट बाद आप लोग को ज़बानी याद होगा। ठीक है, तो देखते हैं सार्क में कौन कौन से देश आते हैं। सार्क की फुल फॉर्म क्या होती है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। इसका मुख्यालय काठमांडू में है। ठीक है, इसके 8 देश हैं। कौन कौन से? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। कौन कौन से? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। आए इतना जल्दी नहीं समझ में आया? चलो देखिए यहाँ से समझिए, इसी तरह आप लोग को भी याद होगा, बस देखते रहिए। देखिए सार्क में पहला जो देश आता है मालदीव एक बिखरा हुआ देश है। बिखरा हुआ देश मतलब यह समुद्र में स्थित है पूरी तरह से और यह छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। यह एक द्वीपीय देश है। यहाँ पे बाहरी लोग आते हैं छुट्टियाँ मनाने। ठीक है, किसी की शादी ब्याह हुआ या किसी के पास बहुत पैसा हुआ या किसी घूमने का मन किया तो वो लोग आते हैं यहाँ पर मालदीव में अपनी छुट्टियाँ मनाने। ठीक है, और छुट्टियाँ मनाने आते हैं तो इस देश में लोग पैसा खर्च करते हैं और जब पैसा खर्च करेंगे तो जाहिर सी बात है इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ की इकोनॉमी डेवलप होगी और इकोनॉमी जब बढ़ेगी तो ये देश बढ़ेगा। ठीक है, तो ये देश धन से पूरी तरह भरा हुआ है, मतलब अमीर है। यहाँ की इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा है। ठीक, तो मालदीव के बारे में जाना। और इसकी राजधानी क्या है? माले। इसकी राजधानी क्या है? माले। मालदीव की राजधानी माले है। यहाँ की करेंसी भी जो है रुपया ही है। ठीक है, तो मालदीव के बारे में इतना बहुत है। अब सार्क की हम लोगों ने बात की है, तो सार्क में कौन कौन से देश आते हैं तो पहले एक बार देश के बारे में देख लेते हैं, फिर उसके बारे में डिटेल से देखेंगे। देखिए सार्क में पहला देश है मालदीव के बाद जस्ट ऊपर आइए श्रीलंका। देखिए याद करने का एक क्रम होता है। ठीक है, क्रम से चलेंगे तो याद हो जाएगा। तो पहला मालदीव, दूसरा श्रीलंका, तीसरा भारत, चौथा पाकिस्तान, पाँचवा अफगानिस्तान। अब छठवां सार्क मतलब होता है दक्षिण, मतलब साउथ एशिया मतलब दक्षिण एशिया। तो हम लोग को ऊपर उत्तर में जाना नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ से घूम जाएंगे। देखिए मालदीव आए, फिर श्रीलंका, फिर भारत, फिर पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान,
फिर नेपाल, ठीक है, फिर भूटान, फिर बांग्लादेश। तो सार्क में कितने देश हो गए? वो देश हो गए, देखिए, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। देखिए जितने भी देश हैं, अब देखिए अगर यहाँ पर एक रेखा खींच देते हैं तो ये सब जितने भी देश हैं दक्षिण में स्थित है, ठीक है। इसीलिए इसे कहा गया सार्क, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। दक्षिण में ये लोग अपना एक संगठन बनाए हुए हैं और सार्क में 8 देश हैं। कौन कौन से 8 देश हैं? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है। फिर से देखते हैं, मालदीव के जस्ट ऊपर क्रम वाइज रखिए याद, मालदीव, श्रीलंका, फिर भारत, फिर पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, फिर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। कितने देश हो गए? 8। कौन कौन से? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। नहीं याद हुआ, फिर से पढ़िए। देखिए पहले तो मालदीव है सबसे नीचे है, ठीक है, दक्षिण में, और फिर ठीक उससे ऊपर है श्रीलंका, और फिर उससे ऊपर है इंडिया, ठीक है। इंडिया के ऊपर है पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद भी अफगानिस्तान को भी सार्क में ले लेते हैं, ठीक है, मतलब ले कर लेते हैं, सार्क में है ही। फिर उसके बाद है नेपाल, फिर भूटान, फिर बांग्लादेश। देखिए जितने भी ये देश हैं सब दक्षिण वाले ही देश हैं, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, सार्क में जो है म्यांमार नहीं है। कई बार क्वेश्चन में आता है सार्क में कौन सा देश है, तो उसमें म्यांमार ऑप्शन दे देता है, जो कि गलत है, ठीक है। तो सार्क में कौन कौन से देश हैं? 8 देश हैं। 8 के नाम एक बार फिर से, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। 8 देश होंगे कि नहीं? हो गए, ठीक है। तो सार्क में कितने देश हैं? आँख बंद करिए और जल्दी जल्दी बोल दिए। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा, ठीक है। एक बार फिर देख लीजिए, मालदीव, श्रीलंका, उसके ऊपर भारत, फिर पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, फिर नेपाल, फिर भूटान, फिर बांग्लादेश। देखिए हमारा उद्देश्य है आप लोग को याद कराना, और सार्क हर कीमत पे याद होना चाहिए, ठीक है। कोई पूछे सार्क में कितने देश हैं तो 8 नहीं बताना है, 8 का धड़ धड़ नाम गिना देना है। कैसी? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है। एक बार फिर से बोलिए, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, गड़बड़ा गया, ठीक है। फिर देखिए, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है। आँख बंद करिए और जल्दी जल्दी बोलिए, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है। चलिए ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को याद हो गया होगा, ठीक है। और अब डिटेल पढ़ने के लिए हम लोग को पढ़ना पड़ेगा शीत युद्ध। हम लोग मतलब इसको याद करने के लिए देखना होगा शीत युद्ध। शीत युद्ध क्या था? तो देखिए शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध था जो 2 देशों के बीच में लड़ा गया, ठीक है, या फिर दो गुटों के बीच में लड़ा गया। शीत युद्ध ऐसे युद्ध को कहते हैं जिसमें जो 2 देश आपस में रहते हैं वो लोग एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करते हैं, लेकिन एक दूसरे का हमेशा बुरा चाहते हैं और बिना लड़े ही उस पर वार करते हैं। ऐसे युद्ध को कहा जाता है शीत युद्ध, ठीक है। शीत युद्ध का मतलब ऐसा कदापि नहीं है कि शीत युद्ध मतलब ठंडी में लड़ा गया युद्ध, ठीक है। हम भी पहले समझते थे कि शीत युद्ध मतलब होता है ठंडी में लड़ा गया युद्ध शीत युद्ध, लेकिन नहीं। शीत युद्ध 2 देशों के बीच में ऐसा युद्ध लड़ा जाता है जो लोग आपस में तो युद्ध नहीं करते लेकिन पूरी दुनिया को इसमें इन्वॉल्व कर देते हैं। ऐसे युद्ध को कहा जाता है शीत युद्ध। शीत युद्ध कब शुरू हुआ? शीत युद्ध शुरू हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध, जो कि 1939 से 45 तक चला था। उसके बाद शीत युद्ध चला 2 देशों के मध्य, रूस और अमेरिका। इसको समझने के लिए हमको चलना पड़ेगा वर्ल्ड मैप पे, ठीक है। चलते हैं, ठीक है। तो हम लोग आ गए हैं वर्ल्ड मैप पे, ठीक है। तो देखिए सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद देश जो था 2 गुटों में बट गया। एक गुट का लीडर बना रूस और एक का बना अमेरिका। रूस चाहता था कि दुनिया में हम राज करें और अमेरिका चाहता था दुनिया हमारे अंडर में हो, ठीक है। तो यह दोनों जो देश थे अपना अपना प्रभुत्व जमाना चाहते थे पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो इन देशों के बीच में ही लड़ा गया युद्ध को शीत युद्ध कहलाता है। अब देखिए शीत युद्ध ऐसा युद्ध नहीं है कि इसमें हथियार गोली बारूद अपने में लोग चलाए, नहीं। देखिए शीत युद्ध में क्या था कि मान लीजिए कोई अमेरिका का कोई देश यहाँ पर है तो रूस जो था इस पर आक्रमण करता था, डायरेक्ट इस पर नहीं करता था, ठीक है। शीत युद्ध में डायरेक्ट आक्रमण नहीं हुए थे, यह इसको मारता था तो अमेरिका उठता था तो इसके पड़ोसी को मारता था, ठीक है।
तो ऐसे युद्ध को शीत युद्ध कहें। शीत युद्ध में जो दो देश थे अमेरिका और रूस अपने में नहीं लड़े लेकिन पूरी दुनिया को लड़ा दिए, यही था शीत युद्ध। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा और समझते हैं। देखिए शीत युद्ध के समय मतलब देखिए जो रूस है, रूस का ऊपरी भाग तो उत्तरी ध्रुव के बिल्कुल नज़दीक है। हाँ बिल्कुल सही है। जब उत्तरी ध्रुव के बिल्कुल नज़दीक रहेगा तो यहाँ पर जाड़े के मौसम में, ठंड के मौसम में पूरा बर्फ़ जम जाता था। ठीक है, अब पूरा जब बर्फ़ जम जाता था तो या तो यहाँ पर तो नौसेना यानी कि पानी वाली जहाज़ चल नहीं सकती थी। ठीक है, तो ये लोग अपना अलग अलग विकल्प तलाशने लगे। ठीक है, तो अमेरिका देखिए यह उत्तरी ध्रुव से दूर है तो इसको तो ऐसी कुछ समस्या नहीं आती थी। अब रूस जो था इसका यह वाला हिस्सा जम जाता था पूरा। ठीक है, तो यहाँ से नौसैनिक तो जा नहीं सकते थे और वायुयान कितना लड़ेगा। वायुयान जो होता है वो होता है थोड़ी दूरी के लिए, मतलब पूरी तरह से युद्ध में काम नहीं आता है। क्यों? क्योंकि बीच में ईंधन पक्का ख़त्म होगा, ईंधन ख़त्म होगा तो भरेगा कहाँ, और पानी वाली जहाज़ तो उस पर कितना भी लाद दो चलो। ठीक है, तो यह जो दोनों देश थे ये दोनों अलग अलग दुनिया में अपना अपना जगह लेकर के दूसरे पर निशाना, दूसरे पर एक तरीके से जासूसी का काम करने के लिए शुरू कर दिए थे। तो देखिए ये जो अमेरिका है यहाँ से उठ कर के आया नेपाल में, और नेपाल करें यहाँ पर आया श्रीलंका में, और श्रीलंका से आने के बाद क्या कहा, ये श्रीलंका हमको तुम अपना यही बंदरगाह दे दो। नहीं, डायरेक्ट बंदरगाह नहीं मांगा। ऐसे देखिए पहले आया नेपाल में, नेपाल करें श्रीलंका में आने के बाद ये खूब इन्वेस्ट करना चालू कर दिया। यहाँ पर आने के बाद यहाँ का रेलवे विस्तार, एयरपोर्ट, ठीक है, एयरपोर्ट हो गया, रेलवे हो गया, और यहाँ पर पूरा अपना इन्वेस्ट करना चालू कर दिया। कहाँ पर? श्रीलंका में। अब श्रीलंका तो देखा तो एकदम बौरा गया, कहा कि ये हमारे पर इतना अमेरिका मेहरबान हो गया है। ठीक है, क्यों मेहरबान हो गया? तो पूछा ये अमेरिका तुम क्यों इतना इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या चाहिए? तो अमेरिका का कुछ नहीं साहब, बस तुम अपना यहाँ पर जो एक छोटा सा जो तुम्हारा बंदरगाह है ना, यहाँ पर एक श्रीलंका का बंदरगाह था, तो अमेरिका ने कहा कुछ नहीं, बस हमको यही अपना बंदरगाह दे दो, हम इसका भाड़ा भी देंगे। तो श्रीलंका तो खुश हो गया, अरे भाई जो फ्री में पैसा आ रहा है तो लो। ठीक है, तो श्रीलंका खुश हो गया और इसको अपना बंदरगाह दे दिया। अब यह बंदरगाह क्यों लिया था तो समझिए, यहाँ पर लेने के रहने के बाद यहाँ पर जो अमेरिका था अपना लगा देता, राडार और ट्रांसमीटर सिस्टम लगा देता। ठीक है, तो यहाँ से जितने भी हिंद महासागर में रूस के जहाज़ जाते तो उसके जहाज़ों पर आराम से नज़र रख सकता था। ठीक है, और नज़र रख सकता था, उनकी काउंट कर सकता था कितनी जहाज़ें हैं, कहाँ जा रही हैं। तो वह जहाज़ें जब इधर आती कहाँ पे, अटलांटिक महासागर में, तो वहाँ पर अमेरिका इसे मार कर ख़त्म कर सकता था। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर अगर ले लेता तो यहाँ ट्रांसमीटर अपना लगा देता और रूस जाने वाली सभी जहाज़ों पर नज़र रख सकता था और उसे यहाँ पर आकर के नष्ट कर सकता था। इसीलिए अमेरिका जो है श्रीलंका में आकर खूब इन्वेस्ट किया और वहाँ से उसका एक बंदरगाह ले लिया। ठीक है, अब यह जब रूस देखा तो रूस का दिमाग काम करना बंद कर दिया। अब इसने सोचा कि भाई अगर ऐसा कर लेगा तब तो हम फंस जाएंगे, हम जाएंगे कहाँ। ठीक है, तो रूस दौड़ा दौड़ा आया भारत के पास, आया, हाथ गोड़ जोड़ का, हे भारत हमारा रक्षा करो। तो भारत ने कहा बोलो क्या बात है, क्या चाहिए? तो रूस ने कहा आप हमारा इस बार मदद कर दीजिए, हम आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो भारत ने कहा अरे बताइए तो क्या मदद करें? तो रूस ने कहा कि कुछ भी करिए, जो यहाँ पर अमेरिका आके बैठा है इसको बस भगा दीजिए। ठीक है, कुछ करिए, बस अमेरिका को इसको वापस भेजिए। तो भारत ने कहा बस इतनी सी बात? तो भारत ने देखिए क्या किया, तो देखिए जो श्रीलंका है यहाँ पे इसके ठीक बगल में ऊपर है तमिलनाडु। ठीक है, तो तमिल लोग श्रीलंका में भी रहते हैं और भारत में रहते हैं। ठीक है, तो उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो इंदिरा गांधी ने तमिल का वहाँ पर एक संगठन है LTTE, जिसे कहते हैं लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम। ठीक है, क्या कहते हैं? लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम। ये कब की बात चल रही है? 1976 की लगभग बात चल रही है। ठीक है, तो इंदिरा गांधी ने यहाँ पे जो श्रीलंका का संगठन यहाँ पे भारत में था LTTE, इनको इंदिरा गांधी ने भड़का दिया और वापस इनको कहाँ पर, श्रीलंका में भेज दिया और विद्रोह करने के लिए एकदम कह दिया कि जाओ वहाँ पर अपने हितों की मांग करो। ठीक है, तो यहाँ से जितने भी LTTE संगठन थे वह आ गए कहाँ पर, श्रीलंका में। और श्रीलंका में यहाँ आने के बाद भयानक तोड़ फोड़ मार काट एकदम चालू हो गया। ठीक है,
और कहने लगे कि श्रीलंका को 2 भाग में बांटो, एक भाग हम लेंगे, श्रीलंका का विभाजन होना चाहिए, ठीक है। ऐसा पूरा नारा होने लगा, पूरा मारकाट होने लगा। और श्रीलंका के उस समय जो राजा थे, जो भी थे राजा राष्ट्रपति, एकदम परेशान कि भाई ये क्या हो गया, ठीक है। तो लेकिन एक तरीके से समझ रहे हैं ये सब जो भी कर रहा है भारत कर रहा है, हमारा पड़ोसी भारत कर रहा है। तो यहाँ पर एकदम मारकाट होने लगी और श्रीलंका को 2 भागों में बांटने की भी मांग होने लगी। तो श्रीलंका समझ गया कि ये करा धराया कुल भारत का है। तो श्रीलंका आया भारत के पास, पूछा, ये महाराज, ये भारत, ऐसा आप क्यों कर रहे हैं। तो भारत ने कहा कुछ नहीं, ये अमेरिका को कहाँ यहाँ अपने बगलिए में बैठाए हो, अमेरिका को वापस पहले भेजो, ठीक है। तो श्रीलंका समझ गया अब हमारी कुर्सी चली जाएगी, श्रीलंका के राजा समझ गए कि अब हमारी कुर्सी बचेगी नहीं, इसको अपनी कुर्सी बचाना है, अपना देश बचाना है, तो अमेरिका के बोझे। तो अमेरिका के इन्होंने वापस भेज दिया, जाओ भाई जाओ, अमेरिका जाओ। अमेरिका गया था यहाँ पर रूस पर नज़र रखने और मुँह लटका कर भाग गया, ठीक है। तो रूस जो था वह बहुत खुश हुआ भारत पे, और तब से रूस और भारत के बीच में एकदम गहरी दोस्ती है, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा कि 1971 वाले युद्ध में भी जब आया था अमेरिका भारत पर आक्रमण करने, तो रूस ने भारत का साथ दिया था, ठीक है। तो तब से रूस और अमेरिका के बीच, रूस और भारत के बीच में एक गहरी दोस्ती है, क्योंकि भारत ने उस समय रूस का साथ दिया था, ठीक है। तब से रूस जो है हमेशा भारत के साथ खड़ा रहता है, ठीक है। अब अमेरिका जो था वापस लौट आया, अब फिर लगा दिमाग लगाने की अब कैसे नज़र रखा जाए, कैसे रखा जाए। तो फिर आया ससुराल उठ के, यहाँ पर कहाँ पर आ गया, नेपाल में, ठीक है। यहाँ पे नेपाल है, तो आ गया नेपाल में। और नेपाल में भी आने के बाद वही धंधा शुरू कर दिया, यहाँ पर भी खूब इन्वेस्ट कर दिया, यहाँ पर अपने यहाँ से डॉक्टरों को ला दिया, और नेपाल के जितने भी लोग थे फ्री में आँखों का इलाज, सुने होंगे अब भी नेपाल में आँखों के डॉक्टर बहुत बढ़िया बढ़िया मिलते हैं, ठीक है। तो सब अमेरिका की देन है। तो यहाँ पर अमेरिका इन्वेस्ट करने लगा, अपने डॉक्टरों को भेजा, यहाँ पर हॉस्पिटल बनवाने लगा, सबका फ्री में इलाज करवाने लगा, ठीक है। तो श्रीलंका करें नेपाल के राजा जो थे वो देखें और समझ गए कुछ तो बात है, हमारे यहाँ आया है कुछ तो बात है, ठीक है। तो पूछे, अरे भैया ऐसा सब काहे कर रहे हो। तो अमेरिका बोला कुछ नहीं, बस हमको अपना यहाँ पर एक एयरपोर्ट दे दो, ठीक है। तो श्रीलंका बार बार कहाँ आ रहा है तू बे। तो नेपाल के राजा से अमेरिका ने यहाँ एक एयरपोर्ट ले लिया, ठीक है। अमेरिका ने यहाँ पर एक एयरपोर्ट ले लिया। अब एयरपोर्ट अगर ले लेता, अभी लेने ही वाला था, ले लिया था, अब इससे ले लेता तो यहाँ पर रूस पर पूरा नज़र रख सकता था, ठीक है। इधर से चीन पर और इधर से भारत से खटपट, भारत से दुश्मनी हो ही गई थी, भारत पर भी नज़र रख सकता था, ठीक है। तो अब ऐसा होता देख चीन ने भी अपना दिमाग लगाया। चीन के उस समय राजा हुआ करते थे माओ, उस समय चीन के राष्ट्रपति हुआ करते थे माओ तेसिंग ने चीन में अपने आतंकवादियों को, अपने लोगों को हथियार से लैस करके नेपाल में भेज दिया, कह दिया जाओ करो नेपाल में मार काट, ठीक है। तो जैसे भारत ने यहाँ भेजा था LTT को, वैसे चीन ने भेज दिया माओवादियों को। अब चीन आकर के नेपाल में मार काट धाड़ करने लगे और कहने लगे कि अब नेपाल में राजा नहीं रहेगा, नेपाल में अब हमारा शासन चलेगा, नेपाल में चुनाव होगा, ठीक है। अब यहाँ के राजा का दिमाग काम करना बंद। अब समझ गए कि अब यहाँ से अमेरिका को भगाना ही पड़ेगा, वही नौबत आ रही है जैसा कि यहाँ पर श्रीलंका में आया था, ठीक है। तो यहाँ पर मारकाट होने लगा, यहाँ पर भी भयंकर खून खराबा हुआ, लाखों लोग मारे गए, ठीक है। तो अंत में नेपाल ने अमेरिका को यहाँ से भेज दिया कि भाई आप जाओ, नहीं तो हमारी गद्दी उद्दी चल जाएगी, ठीक है। तो अमेरिका का यहाँ भी नहीं रहा काम, अमेरिका यहाँ से भी वापस आ गया, ठीक है। तो देखिए यही था शीत युद्ध, यही है शीत युद्ध कि अमेरिका यहाँ कूद रहा है, कभी यहाँ कूद रहा है, क्यों, क्योंकि अपने दुश्मनों पर नज़र रख सके, ठीक है, नज़र रख सके और मौके दांव पेच में आने पर उन पर हमला कर सके। यही था शीत युद्ध। आपस में तो दोनों नहीं लड़े, लेकिन देखिए यहाँ पर 6-7 लाख लोग को मरवा दिए, 1 लाख लोग को यहाँ पर मरवा दिए, ठीक है। तो शीत युद्ध यही है, अपने हम लोग लड़े नहीं, बस दुनिया वालों को लड़ा दिया, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया यह क्या मामला था, ठीक है। अब वापस चलते हैं अपने नक्शे में, एशिया वाले में, ठीक है। तो हम लोग वापस फिर से आ चुके हैं एक बार अपने एशिया के नक्शे में, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर मालदीव को देखा, ठीक है, मालदीव के बारे में यहाँ पर देखा। अब आगे बढ़ते हैं, सार्क में अन्य देशों को भी देखते हैं एक बार। उससे पहले सार्क के सभी देशों को रिवाइज कर लेते हैं। सार्क में कितने देश थे, 8,
आठों के नाम मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। कोई भी पूछे भारत सार्क में कितने देश हैं, धड़धड़ा के नाम बता दीजिए। क्या? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। क्या? भारत 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 से पहले क्या है? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। क्या? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। जल्दी जल्दी बोलिए, 2 4 बार और। क्या? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ठीक है, तो हम लोगों ने मालदीव के बारे में पढ़ लिया है। अब ऊपर बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कि श्रीलंका के बारे में। ठीक है, तो यह है श्रीलंका। और श्रीलंका जो है कि आंसुओं के आकार का है, देखा होगा आपने। ठीक है, देखिए श्रीलंका एकदम आंसुओं के आकार का है। तो श्रीलंका को क्या कहते हैं? श्रीलंका को कहते हैं हिंद महासागर का मोती। ठीक है, या आंसू वाला द्वीप। देख किस द्वीप का आकार आंसू जैसा है, तो किसका है? श्रीलंका का। और इसे क्या कहते हैं? हिंद महासागर का मोती। चूँकि हिंद महासागर में, इसलिए हिंद महासागर का मोती कहते हैं। ठीक है, इसकी देखिए, इसकी सबसे पहले राजधानी थी कैंडी। क्या थी? कैंडी। फिर उसके बाद इसकी राजधानी हुई कोलंबो। और वर्तमान में इसकी राजधानी कहाँ है? श्री जयवर्धनीपुरम कोट्टम। यहीं पर है श्री जयवर्धनीपुरम कोट्टम। ठीक है, और श्रीलंका का सबसे जो उत्तरी बिंदु है उसका नाम है पॉइंट पेड्रो। ठीक है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु यहाँ पर है, उसका क्या नाम है? भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट। लेकिन श्रीलंका के सबसे उत्तरी पॉइंट का क्या नाम है? पॉइंट पेड्रो। ठीक है, और श्रीलंका में एक यहाँ पर है एलिफेंटा दर्रा। दर्रा क्या होता है? जैसे 2 पहाड़ हो गए। ठीक है, और जो 2 पहाड़ों के बीच में जो जाने वाला रास्ता बचता है, पतला रास्ता सखा, इसी को दर्रा कहते हैं। तो श्रीलंका में क्या है? एलिफेंटा दर्रा। एलिफेंटा दर्रा के माध्यम से ही श्रीलंका का जो ऊपरी हिस्सा है निचले हिस्सा से अलग होता है। और श्रीलंका के ऊपरी वाले हिस्से को क्या कहते हैं? जाफना प्रायद्वीप। ठीक है, श्रीलंका के ऊपरी वाले हिस्से को क्या कहते हैं? जाफना प्रायद्वीप। और श्रीलंका में है एलिफेंटा दर्रा। ठीक है, और श्रीलंका के नीचे क्या है? हम्बनटोटा बंदरगाह। ठीक है, और हम्बनटोटा बंदरगाह इस समय चीन ने लीज पर ले रखा है। ठीक है, भाड़ा पे। अब श्रीलंका के बारे में हम लोगों ने इतना पढ़ा। ठीक है, क्या क्या पढ़ा? श्रीलंका की राजधानी इस समय कहाँ है? जयवर्धनीपुरम कोट्टम। श्रीलंका का आकार आंसुओं जैसा है, और इसकी राजधानी पहले कैंडी थी, बाद में कोलंबो हुई, वर्तमान में जयवर्धनीपुरम कोट्टम। श्रीलंका का आकार मोती जैसा है, इसे हिंद महासागर की मोती कहते हैं। ठीक है, और श्रीलंका का सबसे उत्तरी बिंदु है पॉइंट पेड्रो। श्रीलंका के नीचे हम्बनटोटा बंदरगाह। श्रीलंका के बीचों बीच में एलिफेंटा दर्रा, जो कि जाफना प्रायद्वीप से श्रीलंका को दक्षिण से अलग करता है। एलिफेंटा दर्रा हो गया। और श्रीलंका की सबसे लंबी नदी क्या है? महाबली गंगा। जैसे अपने यहाँ भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी? गंगा। वही तो श्रीलंका में महाबली गंगा। इसकी लंबाई कितनी है? 335 किलोमीटर। कितनी? 335 किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं और वीडियो का अंत करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप को क्या कहते हैं? सभ्यता का पाला। मेसोपोटामिया सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, हांकू की सभ्यता यहीं पर विकसित हुई। एशिया 3 महाद्वीपों और 3 प्रायद्वीपों से मिलकर बना है। दक्कन का प्रायद्वीप, इंडो चीन का प्रायद्वीप, और इधर कौन सा प्रायद्वीप है? अरब का प्रायद्वीप। ठीक है, श्रीलंका का सबसे मतलब आर्कियोपिलागो और डियागो गार्सिया नीचे स्थित है, और यहाँ पर स्थित है मालदीव। ठीक है, उसके ऊपर श्रीलंका, फिर भारत, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर भूटान, फिर बांग्लादेश। ये सार्क के मेंबर हैं। और भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश आते हैं? 5 देश। कौन कौन से? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ठीक है, और यह हिमालय पर्वत है, यह सुलेमान है, और यह है हिंदुकुश पर्वत। ठीक है, तो हम लोगों ने इतने बारे में पढ़ा। अब आगे जो है सार्क देशों के बारे में जाना। अब जो है आगे जितने भी देश बच रहे हैं उसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, और हाँ, जो श्रीलंका है, अशोक जो मौर्य वंश के सबसे प्रतापी शासक थे, श्रीलंका में ही अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म की प्रचार करने के लिए श्रीलंका में भेजे थे। और जो सीता जी जो थी, रावण ने हर कर लाया था। लगभग 83-84 दिन सीता जी ने भी यहाँ पर श्रीलंका में बिताया था। ठीक है, तो इतना रहा आज के लिए, काफ़ी है। अब अगले पार्ट का इंतज़ार कीजिए। यदि वीडियो पसंद आए तो नीचे कमेंट करिए और अपने सभी दोस्तों के पास पहुँचाइए। ठीक है, और इसका अगला पार्ट चाहिए तो नीचे कमेंट करिए।
पार्ट चाहिए कि अगला आएगा भी, ठीक है। तो आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए, वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए और लाइक करिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किए हैं तो, अगर ऐसे ही पढ़ना चाहते हैं तो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के नमस्कार, जय हिंद।